हाँ शुरू कर दो धर्मेंद्र जी। हैं माइक स्टार्ट ही है। ये स्पीकर स्टार्ट कर दो। स्पीकर एक बार रुक तू, स्पीकर स्टार्ट कर दो एक बार। हेलो हेलो, आ रहा है ना आवाज? हेलो, ऐसे बोलना पड़ेगा। चलो दोबारा शुरू कर दे, बस बहुत है इतनी। आ रही है ना सबके पास? अब ठीक है। अब कॉपी नहीं निकाल लो। अपना केमिस्ट्री वाला पार्ट लगभग क्या हो गया, पूरा हो गया है। और केमिस्ट्री वाले पार्ट में है ना लगभग हमने पूरा कर लिया है। अगर थोड़ा बहुत कहीं बचा है ना, छोटा मोटा चीज बची है, कहीं हम बाद में अपन कर लेंगे। आज लिखो, आज अपना नया टॉपिक है। दिख रहा है क्या दूर तक है? ये पेन दिख रहा है क्या या चेंज करूं? दिख रहा है ना? आज लिखो बायोलॉजी, जिसको क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। बायोलॉजी या जीव विज्ञान। और बायोलॉजी टर्म्स जो है ना, ये शब्द है वैसे दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो शब्द क्या है, बायो, और एक शब्द क्या है, लोगस। ये बायो वाले अच्छी तरह जानते हैं लोगस। बायो मीन्स क्या होता है, जीवित, या क्या बोलते हैं, सजीव, सजीव। और लोगस मीन्स क्या होता है, जैसे आप पढ़ते हो साइकोलॉजी में, साइके प्लस लोगस। लोगस का कहीं पर भी अर्थ आ जाए, इसका अर्थ क्या होता है, टू स्टडी यानी अध्ययन, टू स्टडी या अध्ययन करना। तो सजीवों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाए उसको हमने क्या नाम दिया, बायोलॉजी। और इस बायोलॉजी को एक अलग ब्रांच के रूप में, पहले क्या करते थे, सबको कंबाइंडली पढ़ते थे, लेकिन बाद में सजीवों का अध्ययन करने के लिए अलग से एक ब्रांच बना दी गई। और इसको अलग एक ब्रांच के रूप में अलग करने का श्रेय जाता है किसको, किसका नाम आता है, अरस्तु को जाता है। अरस्तु ने सबसे पहले सिस्टमेटिकली बायोलॉजी को अलग से स्टडी करने के लिए रखा, इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी का जाना आज है ना, यानी या कह दें जीव विज्ञान का पिता कह दें, या फादर ऑफ बायोलॉजी आ जाए तब किसका नाम आता है, अरस्तु का आता है। अब देखो, जीवित वस्तुओं का अध्ययन या सजीवों का अध्ययन, और सजीव जो होते हैं वो मेन दो प्रकार के मानते हैं हम। एक तो मानते हैं जंतु, और एक क्या मानते हैं, पौधे मानते हैं, यानी पेड़ पौधे। और जंतु, जंतु मतलब अपन जो है सारे, हम हैं, या जैसे जितने भी जानवर हैं, मनुष्य भी क्या है कि जानवर ही तो है, मनुष्य क्या है कि दिमाग वाला जानवर है, और बाकी गाय भैंस के उनका थोड़ा दिमाग क्या है, कम है। तो जानवरों का अध्ययन वो तो जंतु विज्ञान में, और पेड़ पौधों का अध्ययन वो किस में आता है, वनस्पति विज्ञान में। और जंतु विज्ञान जो है ना, बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं, एक तो जूलॉजी बोलते हैं जिसको, और एक क्या बोलते हैं, वनस्पति या बॉटनी बोलते हैं जिसको, वनस्पति विज्ञान। और जंतु विज्ञान जो है ना, ये जंतु का अध्ययन, इसके ऊपर सबसे पहले यही वैज्ञानिक, क्या नाम है, अरस्तु, इसने अपनी एक किताब निकाली जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया, या जिसको बोलते हैं। और इसी के अंदर उसने किया 500 जंतुओं का अलग अलग, यानी वर्ग वाइज उसका क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। और इसीलिए जंतु विज्ञान का जहाँ जनक भी आ जाए ना, जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, तब भी किसका नाम आता है, अरस्तु का नाम आता है। और इसी प्रकार से एक वैज्ञानिक जिसने वनस्पतियों का अध्ययन किया, और लगभग उसने भी 500 वनस्पतियों को अलग अलग क्रम से किया, उसको डिवाइड करके उसका वर्गीकरण किया, और वहां पर किसका नाम आता है, थियोफ्रेट्स का नाम आता है। तो हमें यहां तक जो है ना 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो कौन सा पॉइंट है, जीव विज्ञान या फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु है। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, अरस्तु है। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेट्स है। ये 3 चीजें आपको यहां तक याद रखनी है। और इसके बाद
अपने बायोलॉजी के अंदर जो अपने सिलेबस का पार्ट है ना, जो फर्स्ट लेवल के अंदर भी है और सेकंड दोनों लेवल के अंदर है, और वो अपना टॉपिक कौन सा है, वो कौन सा है, सेल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कोशिका। और कोशिका होती क्या है, किस प्रकार से एग्जाम में, जिससे पीछे सी टेट वगैरह में क्वेश्चन पूछे गए, कुछ पीछे टेट वगैरह में रिट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए, वो हम इसी सेल वाले पार्ट में करेंगे। तो यहाँ तक पहले आप है ना पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पहला पॉइंट लिखो, और पहले पॉइंट में यही लिख लो, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, जल्दी करो, दोनों अलग अलग लिखो। बायो प्लस ए, दूसरा क्या है, लोगस। बायो मीन्स क्या होता है, सजीव, और लोगस मीन्स टू स्टडी, यानी का अध्ययन। दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगस। और बायो मीन्स क्या है, लिविंग, और लोगस मीन्स टू स्टडी, यानी का अध्ययन, यानी सजीवों का अध्ययन जिसके अंदर किया जाए उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। और फिर नीचे अगला एक पॉइंट और लिखो, जीव विज्ञान के जनक, या कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसका नाम आएगा, अरस्तु का नाम आएगा, अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, अरस्तु। और इसी प्रकार से फादर ऑफ जूलॉजी या जंतु विज्ञान का जनक, अगला लिखो, जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी, तब भी किसका नाम आता है, अरस्तु का। और फिर अगला लिखो, फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान का जनक, यह लिखो, वनस्पति विज्ञान का जनक, किसका नाम आएगा, थियोफ्रेट्स, थियोफ्रेट्स। इसको फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति शास्त्र का जनक कहते हैं। अब अपना टॉपिक है वो क्या है, सेल वाला। आपके जो सिलेबस में है ना सेल या कोशिका, वो क्या है कि कोशिका की संरचना कैसे होती है और कोशिका का हमारे शरीर में काम या उसका फंक्शन या कार्य क्या है, इन दो बातों के बारे में पढ़ना है। पहले तो कोशिका के बारे में नॉर्मल बातें, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखनी है, किस प्रकार से कोशिका कहाँ, कौन सी छोटी बड़ी, है ना, कोशिकाएं अलग अलग, किसने किसकी खोज की, वो सब थोड़ा सा हम इसमें इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कोशिका जो है उसके टाइप्स कितने होते हैं, कोशिका को हम कितने प्रकार में बांट सकते हैं, फिर उनमें हम दोनों कोशिकाओं में या तीनों में कैसे क्या क्या अंतर होता है, थोड़ा अंतर करेंगे। और फिर उसके बाद प्लांट सेल कौन सी और एनिमल सेल किस प्रकार की होती है, उनमें क्या डिफरेंस, पीछे सी टेट में एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था एक, कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य रूप से क्या विभेद होता है। उसमें 2 पॉइंट आए थे लिखे हुए, एक तो प्लास्टिड का और एक इसका, जंतु कोशिका पादप कोशिका में एक अंतर प्लास्टिक का और प्लास्टिड का, दूसरा किसका होता है, सेल वाल या कोशिका भित्ति वाला। तो एग्जाम में ये 2 पॉइंट आए थे, कौन से पॉइंट सही है दोनों के अंतर के लिए। इस प्रकार दोनों में डिफरेंस क्या वो करेंगे। और फिर कोशिका जो होती है ना, उस कोशिका में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, अलग अलग अंग हैं, उन अंगों में से एग्जाम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन अंगों के बारे में हम अलग अलग है ना टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगला लिखो हेडिंग, आप लिखो सेल या लिखो कोशिका, सेल या कोशिका, सेल या कोशिका। अब बायोलॉजी की भी अलग अलग ब्रांचेज हैं, जिस ब्रांच के अंदर कोशिका की स्टडी की जाए उसको क्या बोलते हैं, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, जहां पर कोशिका का अध्ययन करेंगे उसको क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी बोल देंगे या कोशिका विज्ञान बोल देंगे। तो पहला पॉइंट ये लिखो, कोशिका का अध्ययन, इसको क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी या
कोशिका विज्ञान कहलाता है। और कोशिका के बारे में सबसे पहले बताने वाला वैज्ञानिक क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। ये नाम आपको याद रखना है। कोशिका में सबसे पहला प्रश्न यही है, रॉबर्ट हुक। और इसने 1665 में, और क्या किया उस टाइम, क्या है, कोई जैसे माइक्रोस्कोप की कोई व्यवस्था नहीं थी कि जैसे बड़ी छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखा जा सके। तो केवल क्या है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इन्हीं का यूज करके थोड़ा बहुत बड़ा करके देखते थे। छोटी मोटी क्या है सूक्ष्म दर्शियाँ थी जिनकी ज़्यादा पावरें नहीं थी। और 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इसने सबसे पहले जो पादप होते हैं ना, पादप के शरीर उसका सबसे बाहर वाला जो खोल होता है ना, वो कोशिकाएं धीरे धीरे क्या मर जाती है। मर जाने के बाद उस पादप के बाहर की तरफ क्या है, एक कठोर आवरण का निर्माण कर लेती है, जो कि उस पादप की बाहरी आघातों से रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। जैसे पादप का स्टेम तना होता है, तने की चारों तरफ क्या है, छाल होती है, बोलते हैं छोड़ो। अब बोलेगा ना कि पेड़ को छोड़ो, तो बोलते हैं ना कि कौन सा अकाल पड़ा, 56वां अकाल पड़ा, पेड़ का छोड़ा भी लोग कौन छोड़ा। इसका मतलब छोड़ा यानी वो छाल, बाहर वाली छाल जो है, तो वो उसी छाल को किसने, इसी रॉबर्ट हुक ने काम में लिया। और उस छाल से क्या बनते हैं, कॉर्क बनते हैं। क्या बनते हैं, कॉर्क। तो उसने कॉर्क काम में लिया। कॉर्क जैसे कई बार देखते हो ना आप कि बोतलों के ऊपर ढक लगे रहते हैं, कॉर्क लगाते हैं कई बार, तो वो कॉर्क क्या छाल से ही बनते हैं। तो कॉर्क यानी छाल, छाल। या इसका एक नाम और क्या बोलते हैं इसको, काग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, काग भी कहते हैं छाल को, है ना, काग। कॉर्क या ये छाल है। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इसी काग, छाल या कॉर्क जो है, इस कॉर्क को पतला पतला काटा उसने। काटने के बाद उसने स्लाइड के ऊपर रख के ऊपर कवर स्लिप लगा के उसने थोड़ा सा हल्का सा माइक्रोस्कोप से देखा, चेक किया, तो उसने देखा कि इस प्रकार से उसमें क्या है, ऐसे बॉक्स से उसको दिखाई दिए, इस तरह से, यूं इस तरह से। उस छाल के अंदर ऐसे बहुत सारे क्या थे, बॉक्स थे। और वो बॉक्स क्या थे, वो थी कोशिका की कोशिका भित्ति थी। क्या थी, सेल वाल या कोशिका भित्ति दिखाई दी, क्योंकि इतना पावरफुल माइक्रोस्कोप था नहीं जिससे अंदर वाले अंगों को देखा जा सके। केवल बाहर वाली बॉर्डर लाइन दिखाई दी। कोशिका भित्ति देखी किसने, इस रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले। और इस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है ये कॉर्क में ऐसे कोशिकाओं का समूह। देखा है मधुमक्खी का छत्ता आपने, है ना। एक तो शहद निकालने के बाद नीचे क्या है, छत्ता बचता है, उसके अंदर बारीक बारीक क्या रहते हैं, हल्के हल्के छेद से रहते हैं, जिसमें आप बोलते हो कि इसमें मधुमक्खी के बच्चे हैं, बोलते हो ना आप। तो वो छेद ना बारीक बारीक, उस प्रकार की छेद जैसी संरचनाएं उसने देखी। किसने, रॉबर्ट हुक ने। और उनका उसने नाम क्या दिया, क्या नाम दिया, उसका नाम दिया उसने, क्या दिया, सेलुली। क्या नाम रखा, सेलुली नाम रखा। और सेलुली जो शब्द है ना, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखना ये। और बहुत बार पूछते हैं कोशिका या सेल शब्द है किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा का शब्द है सेलुली। और इसी सेलुली से क्या बन गया है, सेल, या हमने कोशिका बना लिया है। और इसका अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा। इसका अर्थ क्या होता है, स्मॉल रूम या छोटा कमरा, यानी छोटे कमरे के समान, बॉक्स के समान संरचना दिखाई दे, उसी को उसने क्या दिया, नाम दिया सेलुली। और सेलुली से नाम क्या हो गया इसका, सेल या कोशिका नाम हो गया। तो सबसे पहले अगर ये आ जाए ना कोशिका के खोजकर्ता कौन है, तब किसका नाम आता है, रॉबर्ट हुक। लेकिन याद रखो रॉबर्ट हुक ने मर्त कोशिका की खोज की थी, क्योंकि छाल या कॉर्क है या काग है या जो स्टेम या तने का, पेड़ का तना जो है ना, उस तने का बाहर वाला जो छोटे वाला भाग है, छाल वाला, वो क्या बिल्कुल क्या होता है, मर्त कोशिकाएं होती है। तो उसने सबसे पहले मर्त कोशिकाओं की खोज किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट हुक। तो अगर डायरेक्ट आ जाए ना कोशिका के खोज करता, तब किसका नाम आता है, रॉबर्ट हुक का नाम आएगा। और अगर फिर कोशिका की खोज करता है रॉबर्ट हुक के बाद, अब जीवित वाला कौन है, मर्त कोशिका की खोज करता कौन है, वो थोड़ा हम इसमें अलग से लिखेंगे। तो पहले इसमें लिखो, अगला पॉइंट लिखो, और अगले में लिखो कोशिका के खोजकर्ता, डिस्कवरर ऑफ सेल।
कोशिका के खोजकर्ता, कोशिका के खोजकर्ता, और आगे लिखो डेस करके नाम लिखो, रॉबर्ट हुक 1665 में। सन याद करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सन वगैरह याद रह जाए तो बढ़िया, नहीं रहे तो कोई आवश्यकता है नहीं। 1665 में। और किस में के, नीचे लिखो पॉइंट अलग से, यानी पेड़ की छाल या कॉर्क या बोलते इसको काग, काग में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं देखी, में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं देखी, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं देखी, जिन्हें रॉबर्ट हुक ने सेलूली कहा। क्या कहा? सेलूली। जिन्हें रॉबर्ट हुक ने सेलूली कहा, सेलूली। और फिर अगला एक पॉइंट लिखना है सेलूली के बारे में, और लिखो सेलूली लैटिन भाषा का शब्द है, इसको अंडरलाइन कर लो। सेलूली लैटिन भाषा का शब्द है, सेलूली लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ लिखो क्या होता है? छोटा कमरा। इसका अर्थ क्या है? छोटा कमरा। इसका अर्थ छोटा कमरा। ये तो है कोशिका के खोजकर्ता के बारे में। तो अगर डायरेक्ट आ जाए कोशिका के खोजकर्ता तो रॉबर्ट हुक का नाम आएगा, याद रखो। फिर क्या है? कोशिका जो है ना, उस कोशिका में एक तो आपने क्या लिखी है? मर्त कोशिका, है ना, मर्त। और मर्त के खोजकर्ता किसका नाम लिखा है आपने मर्त में? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक है। और अगर जीवित कोशिका आ जाए ना, जीवित कोशिका, अब जीवित में भी अलग अलग, देखो 2-3 नाम हो गए जीवित में अलग अलग। और कौन कौन से? एक तो जीवित कोशिका कौन सी हो? जंतु कोशिका हो। क्या हो? जंतु कोशिका जीवित में, एक तो ये। और एक जीवित में क्या हो? पादप कोशिका भी तो हो सकती है, पादप कोशिका। तो अगर डायरेक्ट आ जाए कोशिका की खोज करता तो रॉबर्ट हुक है, अगर ये आ जाए मर्त कोशिका की खोज करता रॉबर्ट हुक। अब आ जाए जीवित कोशिका के खोज करता, और जीवित में आ जाए जीवित जंतु कोशिका के खोज करता, तब किसका नाम आता है? ल्यूवेनहोक। किसका नाम आता है? ल्यूवेनहोक का नाम आता है, ल्यूवेनहोक। और ल्यूवेनहोक ने किस कोशिका की खोज की? किसकी? बैक्टीरिया या जीवाणु कोशिका की खोज की थी। किसने? ल्यूवेनहोक ने। तो अगर आ जाए ना जीवित जंतु कोशिका, सबसे पहले जीवित जंतु कोशिका के खोज करता, तब किसका नाम आता है? एंटोन ल्यूवेनहोक, पूरा नाम है इसका। तो अगर ये याद रख लो इतना, ल्यूवेनहोक। और अगर पादप कोशिका का नाम आ जाए कि जीवित पादप कोशिका के खोजकर्ता कौन है, तब किसका नाम आता है? एक नाम आता है ये मेलपिगी, और एक नाम आता है ग्रीव। क्या नाम है? मेलपिगी और ग्रीव। इन्होंने सबसे पहले जीवित पादप कोशिका की खोज की थी। तो नीचे इसी प्रकार से लिख लो, कोशिका लिख के और लिखना मर्त कोशिका के खोज करता तो रॉबर्ट हुक। इसी प्रकार से लिख लो, कोशिका के 2 भाग करो, मर्त कोशिका के खोजकर्ता लिखो रॉबर्ट हुक, और एक लिखो जीवित कोशिका, जीवित कोशिका। और जीवित के फिर 2 पार्ट कर लो, जंतु कोशिका और एक क्या है? पादप कोशिका, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। जंतु कोशिका एनिमल सेल और पादप कोशिका यानी प्लांट सेल। जंतु कोशिका, और जंतु कोशिका में किसका नाम आएगा? ल्यूवेनहोक।
जंतु कोशिका में लिखो ल्यूवेनहोक, जंतु कोशिका में ल्यूवेनहोक। और कौन सी कोशिका की खोज की उसने? जीवाणु कोशिका की खोज की थी, ल्यूवेनहोक जीवाणु कोशिका। और पादप कोशिका में किसका नाम आएगा? मेलपिगी और ग्रीव। इनके द्वारा जीवित सबसे पहले पादप कोशिका की खोज की गई थी। मेलपिगी इतना याद रख लो, बहुत है। तो अब देखो यहां तक अपने पास 3 नाम आ गए। रॉबर्ट हुक, क्या नाम आएगा? कोशिका के खोजकर्ता या मृत कोशिका के खोजकर्ता। और ल्यूवेनहोक जीवित जंतु कोशिका के खोजकर्ता। और मेलपिगी जीवित पादप कोशिका के खोजकर्ता। और ये लगभग 1674 में, 74 में। अब देखो कोशिका जो है ना, इन कोशिकाओं, क्योंकि कोशिका जो होती है ना हमारे शरीर की क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यूं कहते हैं कि हमारा शरीर जो है ना किससे मिलकर बना है? तो यानी हमारे शरीर की फंडामेंटल यूनिट है, यानी मूलभूत इकाई है हमारे शरीर की। और हमारे शरीर का निर्माण जो है ना वो एक कोशिका से स्टार्ट हुआ है। और कहते हैं मनुष्य शरीर की प्रथम कोशिका का नाम जाइगोट, यानी क्या बोलेंगे इसको? युग्मनज, हिंदी में बोलते युग्मनज या जाइकोट, जिससे हमारा शरीर या हमारे शरीर का निर्माण चालू होता है। उसमें क्लीवेज, विदलन वगैरह होते हैं अलग अलग। उसके बाद कोशिकाओं का समूह बनता है। उसके बाद उसमें विभेदीकरण होता है। अलग अलग कोशिकाएं क्या करेगी? फिर अलग अलग प्रकार से क्या है? अंगों का या फिर अंग तंत्रों का निर्माण करती चली जाएगी, जिससे पूरा शरीर का निर्माण होगा। तो हमारे शरीर की सबसे संरचनात्मक मतलब शरीर की संरचना करने वाला काम कोशिका। क्रियात्मक मतलब कोई भी काम हो हमारा शरीर में सबसे पहले कहाँ होगा? वो कोशिका में। अगर आप सांस ले रहे हो ना तब भी ये क्रिया कहाँ जाके हो रही? लास्ट में इसका लास्ट निष्कर्ष कहाँ निकल रहा है? जाके कोशिका में निकलेगा। आपने सांस में ऑक्सीजन गैस ली, वो लास्ट में जाके हमारे काम में आएगी, कोशिका के अंदर जाके काम में आएगी। खाना खाया आपने, खाना खाने के बाद पाचन हुआ उस खाने का, पाचन होने के बाद उसका लास्ट सिरा कहाँ जाके अटकेगा? वो कोशिका में जाएगा। वहां पर उसका दहन या ऑक्सीकरण होने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी। तो मतलब क्रियात्मक मेन क्रिया करने वाली या कार्य करने वाली मेन यूनिट क्या हमारी शरीर की? कोशिका ही होती है। तो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। और धीरे धीरे जब आप पैदा हुए हमारा आकार क्या था? छोटा। धीरे धीरे क्या हो गया? हम आकार बड़ा हुआ। इसका मतलब हमारे अंदर क्या बढ़ गई? कोशिकाओं की संख्या बढ़ती चली गई। तो वैसे वैसे शरीर का आकार भी क्या होता गया? बढ़ता गया। तो कोशिकाएं जो उनसे हमारा शरीर क्या है? बना हुआ है। तो अगला एक पॉइंट लिखो और इसमें लिखो शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। ये बॉडी शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। और आगे लिखो डैश करके, क्या नाम आएगा? कोशिका। या लिख लो शरीर की फंडामेंटल यूनिट या मूलभूत इकाई। क्या है? शरीर की मूलभूत इकाई। शरीर की मूलभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई बोल दें शरीर की, तो वो भी कौन सी है? कोशिका ही है। अब कोशिका जो है ना इतनी छोटी सी है जिसको हम नग्न आंखों से देखे नहीं सकते, इतनी छोटी है। अब देखो इतनी सारी छोटी छोटी कोशिकाएं, छोटी सी कोशिका, काम बड़े बड़े, है ना। अब आगे पढ़ेंगे हम, जब सब्सन पढ़ेंगे तब वहाँ किस प्रकार से क्रेब्स चक्कर, है ना, एक ग्लूकोज के अणु से दो दो चक्कर चलते एक साथ कोशिका में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में चलते हैं और अनुपस्थिति में चलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस अनुपस्थिति में चलता है। और इतने सारे काम हो रहे हैं, एंजाइम भी आ रहा है और वहाँ भोजन का पाचन भी हो रहा है, साथ में क्या है श्वसन वाला काम भी हो रहा है, शरीर में अन्य कंट्रोल भी कर रहा है। मतलब इतनी सारी क्रियाएं छोटी सी एक कोशिका में। अब कोशिकाएं जो इनकी साइज के आधार पे कोशिकाओं को हम अलग अलग टाइप में बांट सकते हैं। अगर आपसे पूछ लें कि सबसे बड़ी कोशिका का नाम, किसका नाम आएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका का नाम, सबसे बड़ी कोशिका है ना, बड़ी कोशिका, तब किसका नाम आता है?
शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा है, ऑस्ट्रिच बोलते इसको, शुतुरमुर्ग का अंडा। और इस कोशिका जो है ना, अंडा इतना बड़ा, वो तो आप देख सकते हो आराम से नग्न आंखों से। या जैसे मुर्गी का अंडा, वो भी क्या है कि एक कोशिका की तरह काम करता है, तो हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। और ये शुतुरमुर्ग का अंडा है ना, ये लगभग 170 इंटू 130 मिलीमीटर, कितना बड़ा होता है ये शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी पूछ ले तो सबसे छोटी कोशिका, तब किसका नाम आएगा? माइकोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं इसको? माइकोप्लाज्मा। और ये सबसे छोटी कोशिका जिसका आकार लगभग 0.1 माइक्रोमीटर के बराबर। 1 माइक्रोमीटर जो होता है ना, वो 10⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁶ मीटर के बराबर। तो 0.1 माइक्रोमीटर से भी छोटी है माइकोप्लाज्मा। और इसको क्या कहते हैं? इसको जीवधारियों का जोकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जोकर भी कहते हैं। एकमात्र ऐसा ये जीव है, माइकोप्लाज्मा एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसके कोशिका भित्ति नहीं होती। इस ग्रुप के जो जितने भी है ना कोशिका वाले जीव, उन सब में क्या है? सब के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वाल, लेकिन इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती, इसलिए अपने आकार को ये बदलता रहता है। इसको तो बहरूपिया। क्या कहते हैं? बहरूपिया। और यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं बहरूपिये को? जोकर बोलते हैं इसको, यानी विज्ञान का जोकर भी कहते हैं किसको? माइकोप्लाज्मा। और अगर ये कह दें मनुष्य शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मनुष्य शरीर की सबसे लंबी, हमारे शरीर की, तब क्या आएगा? तंत्रिका कोशिका, या क्या कहते हैं इसको? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका। और ये कहते हैं शरीर में सभी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है। कोई भी कोशिका हो ना, कोई भी जीव हो, अपने समान नया जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, सभी जीव। इसी प्रकार से कोशिका भी क्या करती है? अपने समान नई कोशिकाएं बना सकती हैं। लेकिन तंत्रिका कोशिका जो है ना, जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, इसमें एक तो पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती। मतलब अगर कहीं टूट फूट जाए ना, तो उसकी वापस अपने आप मरम्मत कर ले। जैसे छिपकली की पूंछ होती है, टूटने के बाद धीरे धीरे वापस क्या हो गया? रीजनरेशन हो गया, यानी पुनरुद्भवन की क्रिया होती है। वापस अपना हाथ कट जाए तो 2 दिन बाद दूसरा हाथ आ जाए, इसका मतलब अपने अंदर पुनरुद्भवन की क्रिया नहीं होती। लेकिन अपने शरीर में एक अंग में होती है यकृत, यानी लीवर जो होता है ना, लीवर की सेल में क्या है? पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। वो वापस रिकवर कर लेती है अपनी कोशिकाओं, खराब हो जाए ना, उन कोशिकाओं को वापस अपने आप रिकवर कर लेता है यकृत। लेकिन ये न्यूरॉन्स जो है ना, ये जिंदगी में एक ही बार बनते हैं। अगर टूट गए ना, उसके बाद दोबारा नहीं बनते। तो बोलते हैं कई बार, अगर न्यूरॉन खराब हो गए तो लकवा आ गया शरीर में, मान लो ये हाथ इधर वाला न्यूरॉन्स है ना, हमारे शरीर में पीछे रीढ़ वाली हड्डी है, उस हड्डी के अंदर से निकल रहे हैं सारे न्यूरॉन्स, तो अलग अलग जा रहे हैं यूँ इधर इधर ऐसे। कोई हाथ में चला गया, कोई इधर वाले हाथ में, कोई सिर में, कोई इधर छाती में, ऐसे है ना, पसलियों में। अगर एक न्यूरॉन टूट गया ना, तो वो वाला भाग है, उस पर कंट्रोल क्या हो जाएगा? बंद। और वो क्या है? उसको बोलते फिर लकवा बोलते हैं। वो शरीर का अंग काम है नहीं करता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा नया न्यूरॉन बन जाए, शरीर का अंग काम करना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए न्यूरॉन जो सबसे लंबी कोशिका तो है, लेकिन इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता भी नहीं होती और इसमें कोशिका विभाजन भी नहीं होता। शुरू में जब इसका निर्माण होता है ना, बनती है, तब इसमें तारककाएं पाई जाती है। आगे पढ़ेंगे होते क्या तारककाएं, जो कोशिका विभाजन में काम आते हैं, तारककाएं पाई जाती हैं। लेकिन बाद में बड़े होने के बाद ये तारककाएं गायब हो जाते हैं, नष्ट यानी चले जाते हैं। और जिस कोशिका में तारककाएं नहीं हो ना, सेंट्रियोल्स नहीं होते, उस कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता। तो इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। और सबसे लंबे है, और कहते हैं मनुष्य शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तब क्या आएगा? स्पर्म यानी शुक्राणु। ये क्या है? मनुष्य शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। तो नीचे 2 पॉइंट ये लिखो। अगला पॉइंट लिखो, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका।
और किसका नाम आएगा? लिखो शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा जिसकी साइज लिख लो 170 इंटू 130 मिलीमीटर। और फिर लिखो दूसरा, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, और इसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। और इसको जीव विज्ञान का क्या बोलते हैं? जोकर भी कहते हैं इसको। माइकोप्लाज्मा को जीव विज्ञान का जोकर भी कहते हैं। और फिर लिखो मनुष्य शरीर की, या लिख लो जंतुओं में लिख लो, चाहिए की बात है, जंतुओं में लिख लो या मनुष्य शरीर की लिख लो। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मनुष्य शरीर की सबसे लंबी कोशिका, और आगे लिखो डैश करके, क्या नाम है? न्यूरॉन्स। इंग्लिश का नाम है न्यूरॉन, हिंदी में क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। इंग्लिश का नाम है न्यूरॉन, हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। और नीचे नोट लगा के एक पॉइंट लिखना, नीचे नोट लगाओ और एक पॉइंट लिखो, और इसमें लिखो तंत्रिका कोशिका में पुनरुद्भवन की क्षमता, तंत्रिका कोशिका में पुनरुद्भवन की क्षमता व कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। पुनरुद्भवन की क्षमता व कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, यानी रीजनरेशन नहीं होता, पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती। और एक पॉइंट और लिखो, मनुष्य के यकृत में या मनुष्य के यकृत की कोशिकाओं में, मनुष्य के यकृत की कोशिकाओं में, यकृत की कोशिकाओं में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। यकृत की कोशिकाओं में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, यानी रीजनरेशन होता है, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। और एक ये लिखो, जंतु या मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, तब किसका नाम आएगा? शुक्राणु, स्पर्म। अगर सबसे लंबी आ जाए तब भी क्या लिखना है? लंबी आए तब तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, सबसे बड़ी आ जाए तब भी क्या लिखना है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन लिखना है आपको। लिख लिया? इसके अलावा देखो फिर क्या हुआ कि दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, कोशिका जो है, इस कोशिका से संबंधित कुछ बातें बताई, दो चार मेन, और उन बातों को मिला के बोलते हैं कोशिका सिद्धांत कहते हैं। जैसे आप पीछे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत। तो क्या किया डाल्टन ने? 5-7 मेन पॉइंट बताए परमाणु के बारे में, और उनको मिला के बोलते हैं परमाणुवाद का सिद्धांत। इसी प्रकार से 2-4 मेन पॉइंट बताए, उन पॉइंटों को मिला के बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। अब पहला पॉइंट तो ये कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, फर्स्ट पॉइंट ये, एक तो ये, ठीक है ना। दूसरा, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, वो देखेंगे थोड़ा सा। फिर ऐसे कौन से जीव हैं जो कोशिका सिद्धांत की पालना नहीं करते, और पीछे एग्जाम में क्वेश्चन भी आए इस पे, वायरस के ऊपर। तो अगला हेडिंग लिखो, कोशिका सिद्धांत। अगला लिखो हेडिंग, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। पहला पॉइंट तो वही, प्रपोज्ड बाई, किसके द्वारा दिया गया, या गिवन बाई, किसके द्वारा दिया गया। तब दो नाम आते हैं, क्या नाम है? स्लाइडन व
स्वान के द्वारा दिया गया। एम स्लाइडन टी स्वान, पूरा लिखो ना ऐसे, एम स्लाइडन टी स्वान थियोडर स्वान, टी स्वान के द्वारा दिया गया। ये क्या था? ये था बोटनिस्ट, वनस्पतिज्ञ, वनस्पति पर काम करने वाला। ये तो क्या था? वनस्पतिज्ञ, बोटनिस्ट था। और ये क्या था? ये जंतुज्ञ या जूलॉजिस्ट है। ये जंतुज्ञ, जैसे अगर वैसे याद नहीं रहे ना तो वैसे याद कर सकते हो आप। वनस्पति नाम बड़ा, जंतु नाम क्या है? छोटा। बड़ा नाम है वो बड़े के साथ, छोटा है वो छोटे के साथ। तो जंतुज्ञ ये 1838 में इसने 1838 में, और इसने 1839 में, दोनों आइला वाइला ही है। ये दोनों साथ साथ रहते थे। ये वनस्पति भी काम करता और ये जंतुओं पे काम करने वाला। फिर दोनों ने एक ही स्टेटमेंट दिया और दोनों का सेम ही था। वो सिर्फ एक शब्द चेंज किया। क्या कहा स्लाइडन ने? कि सभी वनस्पति कोशिकाओं के मिलने से बनती हैं। जितने भी वनस्पति है ना, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो सारे किससे मिलके बनते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। और ये शब्द किसने कह दिया? इस स्वान ने भी, कि सभी जंतु किससे मिलकर बने हैं? कोशिकाओं के मिलने से सभी जंतुओं का निर्माण हुआ है। और कोशिका जो होती है ना, कोशिका के अंदर आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं जिनके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों का संचरण होता है। ये बात किसने कही थी? इस कोशिका सिद्धांत में कही गई थी। लेकिन बाद में हुआ क्या? ये 2-3 मास्य आ गए। एक तो ये एक क्या नाम है? वायरस। एक अभी जोकर, क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। इस तरह से एक साइनोबैक्टीरिया, या बोलते ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। इसी प्रकार से बैक्टीरिया या जीवाणु हैं। इनके द्वारा क्या है? कोशिका सिद्धांत की पालना नहीं की जाती। तो ये मेन ये है, सबसे मेन तो ये है, सबसे मेन जड़ यही है, वायरस। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका सिद्धांत की पालना नहीं करता? तब किसका नाम आएगा? मेन वायरस का आता है। और वायरस को क्या बोलते हैं? सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। मतलब इसमें निर्जीव वाले लक्षण भी है और सजीव वाली प्रॉपर्टीज भी है, लक्षण भी है। निर्जीव वाले जब तक शरीर के बाहर है तब तक बिल्कुल निर्जीव है, उसमें कोई सजीव वाले गुण अपनी तरह कोई गुण नहीं, न श्वसन करेगा न जनन करेगा, कुछ नहीं करेगा ये। लेकिन जब ये किसी जीव के शरीर में पहुंच जाए और पहुंचने के बाद तुरंत क्या करेगा? फिर ये वह जीव यानी उस जंतु या जीव के शरीर में रक्त के अंदर उसकी हीमोग्लोबिन को खाता है। क्या खाता है? उसकी हीमोग्लोबिन को खा के, बोली तेरी हीमोग्लोबिन बड़ी नरम, खा के बार बार क्या होगा? वो विभाजित होकर बहुत सारे वायरस बना देता है, जिसको बोलते हैं वीरियोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीरियोन कहते हैं। और वो आगे फिर आगे भी अलग अलग क्या फैलाते हैं? रोग फैलाते हैं। तो ये सजीव की तरफ भी काम करता है और निर्जीव की तरह भी काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी। तो ये जो जीव है ना, ये कोशिका सिद्धांत के पालना नहीं करते, इसलिए बोल दिया कोशिका सिद्धांत के अपवाद है। ये क्या बोल दिया? इनको कह दिया कोशिका सिद्धांत के अपवाद है, इसकी पालना नहीं करते। फिर बाद में पालना कब की गई? जब आधुनिक कोशिका सिद्धांत आया ना, तब इसके द्वारा थोड़ी बहुत पालना की गई। और नया कोशिका सिद्धांत जो है, उस कोशिका सिद्धांत में देखो एक नाम आता है, ये नाम आपने पढ़ा होगा, रुडोल्फ
विरचो ऐसे लिख दो, या विरचो लिख दो, विरचो ऐसे, या ऐसे विरसो लिखा मिलता कई बार, विरसो ऐसे कोई भी आ जाए। रुडोल्फ विरचो वैसे सही तो यही है, रुडोल्फ विरचो, रुडोल्फ विरचो ये, और रुडोल्फ विरसो। इसके द्वारा क्या है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया गया। और इसने क्या किया, इस कोशिका सिद्धांत में एक पॉइंट और जोड़ दिया इसने, और उसने कहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के कोशिका विभाजन से होता है। यानी जो कोशिका नहीं है वो कुछ समय बाद क्या हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, उससे क्या नई कोशिकाएं बनेगी। तो नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। और उसने क्या किया है कि ये शब्द लिखा था एक उस टाइम, क्या लिखा, इस तरह से ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है कि पुरानी कोशिकाओं से क्या होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण। ये शब्द किसके, अब देखो कई बार पूछा गया प्रश्न एग्जाम में, ये ओमनी सेलुला ई सेलुला किसका कथन है, ये रुडोल्फ विरचो का। इसका अर्थ क्या होता है, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण। अब कई बार ये डायरेक्ट पूछते हैं कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा, रुडोल्फ विरचो के द्वारा दिया गया। तो अगला लिखो इसमें पहले कोशिका सिद्धांत, या लिखो सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। और कोशिका सिद्धांत में पहले लिखो गिवन बाय, जनक लिख लो, देने वाले का नाम। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ये दो नाम लिख लो, एक लिख लो एम स्लाइडन और एक टी स्वान, एम स्लाइडन और टी स्वान। एम स्लाइडन क्या था, वनस्पतिज्ञ बोटनिस्ट था, ये पादपों पर कार्य करने वाला। स्वान क्या था, जंतुज्ञ, ये जंतुओं पर काम करने वाला। कब दिया इसने, 1839 में, ये 38 में, और इसने 1839 में दिया, ये याद रखना ये। और इसे कोशिका सिद्धांत के मेन 2-3 पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट लिखो फर्स्ट नंबर 1, और पहला लिखो सभी जंतु कोशिकाओं के मिलने से बनते हैं, सभी जंतु कोशिकाओं के मिलने से बनते हैं, कोशिकाओं के मिलने से बनते हैं। और आगे लिखो डैश करके लिखना, किसने कहा ये, लिखना टी स्वान, किसने कहा ये, टी स्वान। ये कोशिका सिद्धांत का पॉइंट है, ये स्वान के द्वारा बताया गया। और इसी प्रकार से लिख लो पादप के लिए लिख लो, सभी पादप कोशिकाओं के मिलने से बनते हैं, सभी पादप कोशिकाओं के मिलने से बनते हैं, सभी पादप कोशिकाओं के मिलने से बनते हैं। और यह शब्द किसका है, ये एम स्लाइडन का है, एम स्लाइडन का। और फिर अगला पॉइंट लिखो, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ होता है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ होता है, कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ होता है जो आनुवांशिक गुणों का वहन करता है, यानी ले जाता है, जो आनुवांशिक गुणों का वहन करता है। अब देखो 4 नाम आते हैं आनुवांशिक पदार्थ। एक नाम तो क्या है, आनुवांशिक पदार्थ। एक नाम आता है आनुवांशिकता का वाहक, कैरियर। एक नाम आता है आनुवांशिकता की इकाई, एक आता है आनुवांशिकता की क्रियात्मक इकाई।
ये 4 नाम आते हैं, आगे पढ़ाएंगे अपने जब पढ़ेंगे आप केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। आनुवांशिक पदार्थ होता है क्रोमेटिन जाल। कोशिका में एक जाल होता है क्रोमेटिन जाल, जिसके रूपांतरण से गुणसूत्र बनते हैं आगे। फिर गुणसूत्रों पे क्या होते हैं, जीन होते हैं, और जीन के अंदर छोटी अलग अलग 3 प्रकार की इकाइयाँ अलग अलग होती हैं। तो आनुवांशिक पदार्थ तो क्या होता है, क्रोमेटिन जाल जो केंद्रक में होता है वो, और क्रोमेटिन जाल से क्या बना, गुणसूत्र। तो आनुवांशिकता का वाहक कौन होते हैं, गुणसूत्र होते हैं आनुवांशिकता के वाहक। और आनुवांशिकता की यूनिट पीछे एग्जाम मेरिट के अंदर आया था प्रश्न, ये आनुवांशिकता की इकाई होती है, क्या होता है, जीन। जीन होती है आनुवांशिकता सबसे छोटी इकाई। और अगर याद है आनुवांशिकता की क्रियात्मक इकाई जो मेन क्रिया करती है, जो मेन काम करती है, वो होती है सिस्ट्रोन। क्या होता है, सिस्ट्रोन। तो अलग अलग 4 पॉइंट आगे लिखाएंगे बाद में आपको जब केंद्र वाला आएगा। तो कोशिका में क्या आनुवांशिक पदार्थ है जो क्या करता है, आनुवांशिकता का वहन करता है। और फिर नीचे अलग छोटा सा एक पॉइंट लिखो, और इसमें लिखो कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कोशिका सिद्धांत के अपवाद, कोशिका सिद्धांत के अपवाद, एक्सेप्शन, यानी जो इसकी पालना नहीं करते। और ये लिख लो आगे डेस करके, वायरस, माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। कोशिका जो है ना, देखो कोशिका में आगे पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है ना, वो इस कोशिका सिद्धांत की पालना नहीं करती। याद ये रखो, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कोशिका सिद्धांत की पालना नहीं करती। कोशिका में मुख्य मुख्य अंग है सारा, उन सब के बारे में बताने वाला, उसमें अंग है ही नहीं, इनमें कोशिका अंग वगैरह नहीं होते। तो ये कोशिका सिद्धांत की पालना। नीचे एक लाइन एक पॉइंट और लिख लो नीचे अलग से, और इसमें लिखो विभिन्न कोशिकाओं में, विभिन्न कोशिकाओं में, विभिन्न कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। और फिर नीचे एक पॉइंट और लिखना, आधुनिक कोशिका सिद्धांत के जनक। मॉडर्न जो सेल थ्योरी है ना, आधुनिक कोशिका सिद्धांत के जनक, मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत के जनक, आधुनिक कोशिका सिद्धांत के जनक। अब बताओ किसका नाम आएगा, आधुनिक में रुडोल्फ विर्चोव का नाम आएगा, रुडोल्फ विर्चोव। और इसने अलग से एक स्टेटमेंट क्या दिया है, ये लिख लो नीचे अलग से लिखना, अलग से लिखो पॉइंट बना के, ओमिनी सेलुला ई सेलुला लिख के इसको इन्वर्टेड कोमा दोनों तरफ लगा लो यूं, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। और इसका अर्थ क्या है वो लिख लो नीचे, यहां लिख लो, नई कोशिकाओं का निर्माण नई पुरानी कोशिकाओं से होता है। नई सेल्स का निर्माण पुरानी सेल्स से होता है, पुरानी कोशिकाओं से होता है। और ये स्टेटमेंट किसका है, ये लिख लो, किसका है, रुडोल्फ विर्चोव का है। नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है, किसने कहा, ये रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा कहा गया, रुडोल्फ विर्चोव।
लिख लिया। अब देखो कोशिका जो है वो एक कोशिका पूरा जीव भी हो सकती है और अलग अलग कोशिकाओं के मिलने से पूरे जीव का निर्माण भी हो सकता है। इसका मतलब कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को हम मेन अलग अलग दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक होता है एक कोशिकीय जीव, कई बार क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, और एक बहुकोशिकीय जीव, कौन सा मल्टी सेलुलर और या कोई भी लिविंग वर्ड है। तो यानी एक तो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय और एक क्या है मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव। तो नीचे एक लाइन और लिखना और लिखो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को दो प्रकार में बांटते हैं। कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को दो प्रकार में बांटते हैं। पहला लिखो एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर। और एक क्या लिखते हैं मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर। और एक कोशिकीय में याद रखने आपको दो तीन नाम जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक नाम तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किताबों में बहुत दे रखा है, ये आपकी तरह बहुत फेमस है, ये अमीबा। एक तो अमीबा, एक युगलिना, युगलिना, पैरामीशियम, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये सारे एक कोशिकीय जीव है। जीव की तरह काम करते हैं, पूरा सिस्टम एक कोशिका संभालती है, इसको अन्य की आवश्यकता नहीं है, अकेले संभाल लेते सारा काम। अब इन चारों के अंदर भी हमें दो तीन पॉइंट याद रखने हैं। अमीबा के अंदर तो याद रखना है एक पॉइंट, जब अमीबा भोजन ग्रहण करता है ना, खाना खाता है, तब क्या करता है अपनी कोशिकाओं को है ना उस खाने के चारों तरफ क्या फैलाकर ऐसे यानी एक पेड़ की तरह संरचना बना लेता है इस तरह से। जैसे इसको खाना मिल गया यहाँ, ये अमीबा है इस तरह से, है ना यूं। अब इसके पास खाने के पास यूं आएगा ना ये, तो इसको इस तरह से हो जाएगा यूं करके, खाने को क्या है अपने अंदर लेने की कोशिश करेगा यूं, और इसके खाने के चारों तरफ बना ऐसे पेड़ की तरह संरचना बन जाती है। इसको बोलते हैं सूडोपोडिया, ये कहते हैं, ये नाम याद रखना है। क्या कहते हैं इसको? पादाब। क्या कहते हैं? पादाब या सूडोपोडिया बोलते हैं। तो कई बार आता है अमीबा में पोषण क्रिया किसकी सहायता से होती है? अमीबा में है ना, अमीबा में भोजन या भोजन का अंतः ग्रहण या पोषण क्रिया किसकी सहायता से होती है? कब तब किसका नाम आएगा? पादाब की सहायता से इसमें पोषण क्रिया होती है, या क्या बोलते हैं इसको? सूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सूडोपोडिया कहते हैं, पादाब। ये याद रखना है। एक युगलिना के बारे में याद रखना है। क्या याद रखते हो इसके बारे में? जंतु व वनस्पति के बीच की योजक कड़ी। अगर प्रकाश मिलेगा तब तो ये वनस्पति की तरह प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाएगा, और अगर प्रकाश नहीं मिलेगा तो बना बनाया भोजन अपनी तरह खाएगा। ये जंतु क्या है? हम क्या करते हैं? पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन का यूज करते हैं, खुद थोड़ी बनाते हैं हम। अब कहते हैं हम तो खुद बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो वो पकाने वाला काम हो गया। भोजन बनाने का काम पौधों के द्वारा होता है। तब प्रकाश संश्लेषण करे तब तो युगलिना पौधे की तरह है, और नहीं करे तब ये जंतु की तरह है। तो पादप व जंतु के मध्य की योजक कड़ी, तब किसका नाम आएगा? युगलिना। सजीव निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसका नाम आएगा?
वायरस लिखना, हमें याद रखना, पॉइंट लिखना है ये। और पैरामीशियम जो है ना, इसकी संरचना जूते के समान होती है। कैसे? इसकी संरचना इस तरह जूते के समान होती है यूं। और याद रखना है इसमें दो केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं? इसमें दो न्यूक्लियस, दो केंद्रक पाए जाते हैं, याद रखना, पैरामीशियम में। और इसमें ज़्यादा है नहीं, अपनी तरह ये बेचारा सीधा साधा क्लेमाइडोमोनास इस तरह से ही, तो इसमें ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। और ये रहता है ना क्लेमाइडोमोनास, ये रहता है तो हमेशा झुंड में रहता है। क्या रहता है? ये कॉलोनी के रूप में रहता है। जैसे आज मैंने एक पढ़ा था, एक कि 1+1 मिले तो 2 बने। ये तो क्या है? मैथ, गणित है ना। आज पढ़ा था मैंने ये। और अगर 1+1 11 हो जाए तो ये क्या है? झुंड है। या कहते हैं आपका क्या है कि क्लब हो गया, या आपकी एक यूनिटी है। और अगर 1+1 क्या हो जाए? 1 हो जाए तो ये क्या है? स्नेह या प्रेम है। और अगर 1+1 0 हो जाए तो ये अध्यात्म है, मतलब यानी मौन धारण करना, अध्यात्म वाली चीजें हैं। और अगर कोई अगर 1 और 1 को न मिलने दे, ये कूटनीति है। ये क्या है? कूटनीति है। और अगर कोई 1 और 1 को लड़ा दे, वो क्या है? राजनीति है। तो क्लेमाइडोमोनास जो है ना, ये रहता है हमेशा झुंड के रूप में। 1+1 क्या रहता है? ये 11 के रूप में रहता है ये। तो ये तो एक कोशिकीय जीव है। और बहुकोशिकीय जीव जो है ना, बहुकोशिकीय, और बहुकोशिकीय के अंदर हम आएंगे सारे, यानी इसके अंदर सारे मेटाजोआ। क्या आएंगे सारे? हाँ, क्या बोलते हैं इसको? मेटाजोआ बोलते हैं सारे। हम मेटाजोआ के अंदर आते हैं। और इसके अंदर सारे एनिमल, जंतु, और सारे क्या आएंगे? पादप। किसके अंदर आएंगे? बहुकोशिकीय में आएंगे। कवक भी आएंगे, ये भी किसके अंदर आएंगे? बहुकोशिकीय में। प्रोटिस्टा ग्रुप भी आता है, किस में आता है? वो बहुकोशिकीय में आता है। और इनको क्या बोलते हैं? इनका ग्रुप क्या है? क्या बोलते हैं इनको? इनको प्रोटोजोआ बोलते हैं। तो लिखो, एक कोशिका में लिखो। एक कोशिका में क्या लिखोगे? संपूर्ण कार्य एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न। जीव के अंदर है ना, संपूर्ण कार्य एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न। संपूर्ण कार्य एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न। एग्जाम्पल याद रखने जरूरी है, यही मेन है बस, उदाहरण। अब कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? नंबर 1 यूगिलिना, नंबर 2 गाय, नंबर 3 भैंस, नंबर 4 बकरी। तो ये सारे क्या है? तो याद ये रखो, जो मतलब एक फंडामेंट बड़ी बड़ी चीज है ये, जिसको आप देख सको ना आराम से आंख से, वो क्या होता है? लगभग ये बहुकोशिकीय होते हैं। जिनको आप आंख से नहीं देख सको ना, नंगन आंखों से, वो कौन से? सारे लगभग एक कोशिकीय जीव होते हैं। एग्जाम्पल लिख लो ये नीचे। और ये इनका ग्रुप क्या है? एक कोशिकीय जीवों का समूह क्या कहलाता है? प्रोटोजोआ कहलाता है। नीचे लिखना, प्रोटोजोआ समूह इनका क्या है? ये प्रोटोजोआ समूह है, प्रोटोजोआ। और बहुकोशिकीय वाला जीव, इसका ग्रुप कौन सा है? मेटाजोआ। ये मेटाजोआ, ये मेटाजोआ हैं। और मेटाजोआ में हम आते हैं सारे। वनस्पति जगत और जंतु जगत किस में आता है? मेटाजोआ में आता है। तो हम सारे क्या है? बहुकोशिकीय है। हमारा शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं के मिलने से बना है, पादप हो चाहे जंतु हो। तो ये सारे किस में आएंगे? बहुकोशिकीय में। इनके 2-3 पॉइंट लिखो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नीचे अलग से लिखो, नोट लगा के एक पॉइंट, नीचे अलग से लगाओ एक नोट और एक पॉइंट लिखो। और इसमें लिखो, अमीबा में भोजन ग्रहण, अमीबा में भोजन ग्रहण का कार्य है। हाँ, मेन भोजन ही होता है आजकल। हाँ, जो भी है, मतलब कहने का मतलब है कोई भी सामने आ जाए उसको अंदर लेने का। तो अमीबा में भोजन ग्रहण कार्य करने का कार्य किससे होता है?
पादाब के द्वारा किया जाता है, सुडोपोडिया, पादाब, पादाब या सुडोपोडिया, सुडोपोडिया के द्वारा होता है। और फिर एक पॉइंट ये लिखो, जंतु जगत व पादप जगत के मध्य की योजक कड़ी, जंतु जगत व पादप जगत के मध्य की योजक कड़ी, जंतु जगत व पादप जगत के मध्य की योजक कड़ी किसका नाम आएगा? युगलिना, युगलिना। और फिर एक पॉइंट इसका लिखो, पैरामीशियम की संरचना जूते के समान होती है। पैरामीशियम है, पैरामीशियम की संरचना जूते के समान होती है, जिसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। जूते के समान होती है जिसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। तो दो केंद्रक वाली कोशिका है ये, कौन सी? पैरामीशियम, दो केंद्रक पाए जाते हैं। और एक ये लिख लो, सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी किसका नाम आएगा? वायरस का। सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी, सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी किसका नाम आएगा? वायरस। वायरस है सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है वायरस। लिख लिया ये। अब देखो, ये तो जीव हो गए, हो सकता है एक कोशिका पूरे जीव का काम कर रही है, एक कोशिकीय। हो सकता है एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर एक जीव का निर्माण कर रही है, तो वो कौन सा हो गया? बहुकोशिकीय। हम क्या है? बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में आपको एग्जाम्पल याद रखनी है, अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये सारा आपको याद रखने, और एग्जाम में पूछते हैं बहुत बार ये। अब देखो, एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। नंबर 1 अमीबा, नंबर 2 युगलिना, नंबर 3 PPLO, नंबर 4 माइकोप्लाज्मा, नंबर 5 3 व 4 दोनों, नंबर 5 1 2 3 4 सभी। याद रखो, माइकोप्लाज्मा का एक नाम और है, इसको PPLO, कई बार एग्जाम में लिखा था PPLO लिखा होता है, तब कहते हो मास्टर बाप कौन हो, PPL लिखाए को नहीं, माइकोप्लाज्मा लिखाया है। तो माइकोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं? PPLO बोलते हैं, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लिखा ना, जहां लिखा आपने माइको लिखा ना माइकोप्लाज्मा, वहां पे आप आगे लिख लो ब्रैकेट में, माइकोप्लाज्मा के आगे लिख लो ब्रैकेट में PPLO। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब कहते न्यूमोनिया तो N से है, न्यूमोनिया का P से स्टार्ट होता है, ये साइकोलॉजी वाला फंडा ही है ये P बहुत है, फोड़ा कर लो, कटे साइलेंट और कटे धाड़ धाड़ की आवाज देता है ये, तो यहां P साइलेंट है, न्यूमोनिया। तो माइकोप्लाज्मा का एक नाम और क्या है? PPLO बोलते हैं माइकोप्लाज्मा को, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब देखो, ये तो हमने लिखे जीव, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब कुछ जीव ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं, मतलब जिनमें इस प्रकार की कोशिका है जो पूरा काम नहीं कर सकती, यानी उसके अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त, या कहते हैं प्रीमिटिव टाइप, आदिम मनुष्य और आधुनिक मनुष्य, दो नाम सुने आपने।
इसी प्रकार से कोशिका भी दो हैं, आदिम कोशिका और आधुनिक कोशिका। तो कोशिका में किस प्रकार से उसकी संरचना है, कौन से अंग है या नहीं है, इसके आधार पे कोशिकाओं को हम मैंने 3 प्रकार में बांटते हैं। क्या बांटते हैं? 3 प्रकार में। एक होता है एकैरियोन सेल, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। इंग्लिश का नाम है ये, हिंदी में एग्जाम में हिंदी में लिखाएंगे प्रो एस लिख के ऊपर के लिख के, तो प्रोकैरियोटिक है ना। इंग्लिश भी पेपर तो इंग्लिश में हाथ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूकैरियोटिक हिंदी में यू लिख के ऐसे हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश का वर्ड हिंदी में लिखा हुआ आएगा। और एक एकैरियोन, अब मतलब ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक न हो, वो एकैरियोन। इसके अंदर क्या आएगा? वायरस इसमें आएगा, एकैरियोन के अंदर आएगा। एक होता है प्रोकैरियोटिक, अब यूकैरियोटिक, ये 2 मेन है और इन 2 के बारे में हमें मेन पढ़ना है। और एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है या कौन सी यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। तो नीचे अलग से पॉइंट लिखो, कोशिकाओं के प्रकार। एक लिखा हेडिंग, कोशिकाओं के प्रकार। हेडिंग लिखो, कोशिकाओं के प्रकार। और प्रकार में लिखो एकैरियोन, कोशिका है ना, एकैरियोन, एकैरियोन। और एक है प्रोकैरियोटिक, और एक क्या है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा ऐसे, प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक नाम है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। एकैरियोन मीन से केंद्रक अनुपस्थित, जिस कोशिका में क्या हो? केंद्रक अब्सेंट हो, केंद्रक अनुपस्थित, उसको बोलते एकैरियोन सेल। और इसके अंदर क्या आएगा? वायरस। इसमें क्या आएगा? इसी में वायरस आएगा। प्रोकैरियोटिक, अब यहां पर 2 शब्द हो गए ये, इनको हम अलग अलग बाद में पढ़ेंगे। एक तो है प्रो, और कहीं पर भी शब्द आ जाए ना कैरियोन कहीं लिखा हुआ आ जाए, कैरियोन मीन्स होता है केंद्रक या न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? केंद्रक को। प्रो प्लस कैरियोन। प्रो मीन्स प्रीमिटिव या पुरानी या आदिम, बोलते हैं ना आदिम, प्रीमिटिव यानी पुरानी यानी आदिम। और कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस, यह होता है केंद्रक। मतलब जिन कोशिकाओं में पुराना केंद्रक हो, पुराने का मतलब देखेंगे क्या होता है वो देखेंगे अभी। यहां 2 शब्द है, यू और एक कैरियोन। यू मीन से न्यू नया, कैरियोन मीन से केंद्रक, नया केंद्रक। आगे हम कोशिका की संरचना लिखेंगे ना, आगे चित्र दिखाएंगे आपको बढ़िया सा एक, तो उस डायग्राम में देखोगे ना तब देखेंगे कोशिका, गोल गोल कोशिका, उसके बीच में भी एक गोल गोल, जिसको बोलते कोशिका का केंद्रक, या कहते कोशिका का मैनेजर बोलते हैं जिसको, कोशिका का कंट्रोल मेन करने वाला केंद्रक। और वहाँ देखें केंद्रक, देखेंगे संरचना देखोगे वहाँ देखो केंद्रक के चारों तरफ बने 2-2 ऐसे झिल्ली, 2-2 लाइन बनाई मिलेगी आपको ऐसे, एक लाइन उसके बाद दूसरी लाइन, 2-2 झिल्ली बनी हुई। उसके अंदर फिर केंद्र के अंदर एक छोटी सी गोल संरचना मिलेगी, उसके अंदर फिर जाल सा बिछरा हुआ मिलेगा आपको ऐसे। मतलब पूरा केंद्र क्या है, पूरी तरह से सुसंगठित हो,
बिल्कुल सही हो, जो जो चीजें केंद्रक में होनी चाहिए वो सारी रहे, वो केंद्रक बिल्कुल क्या है, सही हो, उसको बोलते हैं नया या सही केंद्रक, या कहते हैं यूकैरियोन या यूकैरियोटिक कोशिका। तो जिस कोशिका में सुसंगठित केंद्रक हो, केंद्रक में केंद्रक झिल्ली भी हो, केंद्रक के द्रव्य भी हो, केंद्रक के अलावा केंद्रिका भी उपस्थित रहे, क्रोमेटिन जाल भी रहे, गुणसूत्र वगैरह सब कुछ रहे, उसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और प्रोकैरियोन मतलब जिसका केंद्रक क्या हो, आदिम यानी पुराना। केंद्रक यानी कोशिका को देख के आप पता नहीं लगा सकते उसका केंद्रक कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ खत्म हुआ है। मतलब केंद्रक वाला काम जो है ना, जितना मैटर है वो सारा कोशिका के अंदर क्या हो, बिखरा हुआ रहे। क्रोमेटिन जाल कोशिका में बिखरा हुआ रहेगा, न उसके अंदर केंद्रिका होती, न केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक की झिल्ली होती है। मतलब पूरा केंद्रक वाला भाग कोशिका के अंदर, पूरे के अंदर क्या बिखरा रहे। तो केंद्रक बिल्कुल से सुसंगठित और बिल्कुल पैक्ड नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव या प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है, ये अंतर हमें करने हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से इन दोनों में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीचे ये बनाओ, पहले एक बार लिख लिया गई है, एकैरियोन केंद्रक एब्सेंट वायरस, प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव पुराना केंद्रक, और यूकैरियोटिक यानी नया नया केंद्रक। अब नीचे आप छोटी सी टेबल बनाओ, जल्दी से बनाओ, उसके बाद खत्म करते हैं। टेबल बनाओ, एक तरफ लिखो यूकैरियोटिक कोशिका, एक तरफ लिखो, पहले लिखो प्रोकैरियोटिक, लिखो पहले लिखो प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एक तरफ लिखो यूकैरियोटिक कोशिका। जल्दी करो, प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक तरफ लिखो यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक लिखो यूकैरियोटिक कोशिका। देखो यू दिख रहा है क्या, ये नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूंगा आपको। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है ना, सबसे पुरानी है, इसलिए इसके अधिकतर जो है ना एक कोशिकीय जीव या प्रोटोजोआ फैमिली जो है ना, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आता है, और उनका आकार बिल्कुल क्या होता है, छोटा। तो ये कोशिकाएं क्या है, छोटे छोटे आकार की होती है, और कोशिका के चार तरफ है ना कोशिका झिल्ली है ना, पतली सी कोशिका झिल्ली होती है, पतली सी। और यूकैरियोटिक कोशिका आकार में थोड़ी क्या होती है, बड़ी। और यूकैरियोटिक के अंदर हो सकता है जंतु कोशिका हो सकता है पादप कोशिका हो, और अगर पादप कोशिका होगी तो कोशिका भित्ति भी पाई जाएगी। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति लगभग नहीं होती है तो हल्की सी पतली सी कोशिका भित्ति होती है। इसके अलावा केंद्रक व्यवस्थित नहीं होता प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में केंद्रक क्या होता है, व्यवस्थित रहता है। जितने भी कोशिकांग है, कोशिका के अंग, जैसे केंद्रक आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दवी जालिका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी काय बोलते हैं जिसको, लाइसोसोम, राइबोसोम, है ना, ये सारे केंद्रक वाले या कोशिका वाले अंग जो सारे, वो सारे अंग यानी उन झिल्लियों के द्वारा, अंग की झिल्ली के द्वारा व्यवस्थित नहीं होते और लगभग क्या होते हैं, अनुपस्थित नहीं पाई जाते। वो कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक। जिसमें पाई जाए वो कौन सी होती है, यूकैरियोटिक। अब देखो पहला पॉइंट क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार क्या होता है, छोटा, आकार छोटा है। छोटे का मतलब देखो, यानी ये 0.1 से लेकर, आकार कितना है, 0.1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक ही होता है। और इनका देखो आकार क्या है, 5 से 100 माइक्रोमीटर आकार तक की होती है यूकैरियोटिक कोशिका। सेकंड देखो, कोशिका भित्ति यदि उपस्थित होती है, मेन तो होती नहीं है, अगर बाई चांस कई जीवों के अंदर होती है तो म्यूकोपेप्टाइड, ये नाम याद रखने हैं आपको, म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाडाइग्लाइकेन की बनी होती है, याद रखना है ये दो नाम। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, दो नाम याद रखनी है। और यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में तो होती नहीं है, किस में होती है, पादप कोशिका में होती है। और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो है वो क्या है, सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी होती है। तीन नाम याद रखने हैं आपको। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। और कई बार एग्जाम में आता है
और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनती है। कवक है ना, कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो बताए कवक कै मतलब, क्योंकि कंफ्यूजन कहाँ होता है, ऑप्शन में आएंगे पेक्टिन, काइटिन, एक से नाम आते हैं, तो ऑप्शन में कंफ्यूज होता है पेक्टिन और काइटिन में, पेक्टिन है या काइटिन। तो कवक कै मतलब कै यानी काइटिन। तो याद रखो कवक में काइटिन की बनी होती है कौन सी, कोशिका भित्ति। तो ये सेलुलोज की है, हेमी सेलुलोज और पेप्टिडोग्लाइकेन अनुपस्थित होता है, याद रखना इसके अंदर, किसमें, यूकेरियोटिक कोशिका। अब देखो एक विशिष्ट केंद्रक अनुपस्थित, ये मेन है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का सबसे मेन डिफरेंस जो है ना यही है कि सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है और इसमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। देखो विशिष्ट केंद्रक अनुपस्थित, विशिष्ट यानी सुसंगठित केंद्रक नहीं होता। इसके स्थान पर क्या होता है, न्यूक्लियोइड। अब कई बार एग्जाम में यह आता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। अब यहां पर क्रोमेटिन जाल नहीं आएगा, क्या नाम आएगा, अब न्यूक्लियस नहीं है, क्या है, न्यूक्लियस जैसा है लेकिन उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। याद रखना, ये आगे लिखा देंगे बाद में कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है, जिसको जिनोफोर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिनोफोर भी कहते हैं। और इसमें देखो यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली भी होती है, केंद्रिका भी होती है। केंद्रिका खोजकर्ता कौन है, फोंटाना, है ना, ये पेम्बिंग फोंटाना नाम पूरा इसका, तो फोंटाना है केंद्रिका। केंद्रिक के अंदर भी केंद्रिका एक छोटा सोर है, केंद्रिका, क्रोमेटिन जाल, डीएनए आरएनए वगैरह होते हैं वो सारे, केंद्रक झिल्ली भी होती है। ये सारे के सारे अंग पाए जाएं, वो कौन सा होता है, सुसंगठित केंद्रक। इसमें केंद्रक कला भी होती है, क्रोमेटिन जाल भी होता है, केंद्रक द्रव्य भी पाया जाता है, केंद्रक मैट्रिक्स भी होता है और केंद्रिका न्यूक्लियस का बना एक विशिष्ट केंद्र के रखती हो, उसको क्या बोलते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका। तो दोनों में अंतर थोड़े से याद रखने आपको, एक तो ये, ठीक है ना, एक तो ये। उसके बाद दूसरा ये इसी का कि न्यूक्लियाइड है ना, ये न्यूक्लियाइड ये मेन है आनुवंशिक पदार्थ किसका, प्रोकैरियोटिक का। तो न्यूक्लियाइड डीएनए स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो जितना भी आनुवंशिक पदार्थ है वो कोशिका के अंदर क्या है, फैला रहता है। लेकिन यूकेरियोटिक के अंदर के आनुवंशिक पदार्थ क्या है, केंद्र के अंदर क्या है, बंद रहता है। तो यहाँ पूरी कोशिका में फैला रहता है। यहाँ डीएनए केंद्र के माइटोकॉन्ड्रिया व लवकों के अंदर पाया जाता है। याद रखो, आगे लिखाएंगे आपको, जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो, उनके अंदर दो कोशिकांग ऐसे होते हैं जो खुद ऑटोनोमस बॉडी है, अर्ध स्वायत्त तंत्र की तरह काम करते, अंग की तरह काम करते हैं, जो खुद क्या करते हैं, अपना डीएनए रखते हैं। इनके पास डीएनए भी होता है खुद का क्या है, डीएनए। तो आप खुद अपना रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन, अनुवादन, प्रोटीन का निर्माण करना, सारे काम कोशिका वाले खुद कर सकते हैं ये। और ये दो कौन से हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्या होता है, लवक, प्लास्टिड बोलते हैं जिसको। तो पादपों में लवक होता है और जंतुओं में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। पादपों के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन लवक पादप जंतुओं में नहीं पाया जाता, प्लास्टिड जंतु कोशिका में नहीं होता। इसका अंतर में लिखाएंगे आप बाद में आपको। तो ये दो अंग ऐसे हैं जिनका खुद का क्या है, खुद का डीएनए होता है और खुद के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। खुद के क्या है, राइबोसोम है। अब देखो यूकेरियोटिक कोशिका जो होती है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें ये डीएनए जो होता है ना, ये क्या है, वर्ताकार होता है, गोला डीएनए गोल। और यूकेरियोटिक में डीएनए क्या होता है, रेखीय। डीएनए लिखा आपने, डबल हेलिक्स संरचना, दक्षिणावर्त ऐसे कुंडलित रहता है, दो लड़ियां आपस में लिपटी रहती हैं, तो वो क्या है, रेखीय आकृति में रहती हैं। तो यूकेरियोटिक में क्या है, रेखीय आकृति का होता है डीएनए, और माइटोकॉन्ड्रिया लौक में क्या होता है, वर्ताकार होता है। इसके बाद याद रखना है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अब डीएनए जो होता है ना, आनुवंशिक पदार्थ में दो तीन चीजें आती है, क्रोमेटिन जाल तो है ही, इसके अलावा डीएनए, गुणसूत्र आते हैं, साथ में हिस्टोन प्रोटीन। कई बार आता है गुणसूत्रों में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम बताओ, हिस्टोन प्रोटीन। एक होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, अंतर बताएंगे आगे, दोनों अंतर क्या होते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ पाई जाए ना, वो तो है यूकेरियोटिक कोशिका,
और पाई नहीं जाए वो कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, किसमें, यूकैरियोटिक में। और इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है डीएनए के साथ। और यहाँ प्रोकैरियोटिक में डीएनए थोड़ा सा हल्का सा होता है, थोड़ा सा कम होता है, और यहाँ पर क्या होता है, डीएनए अधिक होता है। अब देखो ये मेन चीज है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ जो है डीएनए, उसके साथ आनुवांशिक पदार्थ के रूप में प्लाज्मिड में पाया जाता है। पढ़ा आपने बैक्टीरिया सेल में रिकॉम्बिनेशन की घटना होती है प्लाज्मिड के द्वारा, दो कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती है एक नली के द्वारा, फिर आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान करके नया बैक्टीरिया बनाती हैं, तो वो प्लाज्मिड है ना। हाँ, तो मैं कहने का मतलब ये है कि प्लाज्मिड है ना ये, तो ये प्लाज्मिड आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए के साथ मिलकर, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। अब देखो मेन ये कोशिका कला, कोशिका झिल्ली जो है ना, आगे बढ़ाएंगे पादप कोशिका, जंतु कोशिका, झिल्ली, यूं कोशिका अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो जाती है, ऐसे यूं अंदर की तरफ फोल्ड होकर एक गोलाकार संरचना का निर्माण कर लेती है, और उस संरचना को बोलते हैं मीजोसोम। क्या कहते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन क्रिया कहाँ होती है, मीजोसोम में, और यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ मीजोसोम का निर्माण करते हैं ये, और यहाँ मीजोसोम के समान संरचना नहीं होती। कोशिका झिल्ली द्विगुणित उत्पादों से पृथक करने में प्रयुक्त होती है, इसमें चयनात्मक पारगम्यता वाला गुण पाया जाता है, यहाँ नहीं। अब देखो तर्कु उपकरण स्पिंडल अपरेटस कोशिका विभाजन में काम आते हैं ये, आगे आएंगे तर्कु, तारकाएं, जहाँ पढ़ेंगे हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन, समसूत्री और अर्धसूत्री, इसमें एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, मेन वो करेंगे। तो वहाँ आएगा तारकाएं, कोशिका के दोनों साइड में 2 तारकाएं जाकर, यानी तर्कु तंतुओं बनाएंगे, ऐसे तंतु बनाकर उसके ऊपर क्या गुण सूत्रों को सेट करके कोशिका को 2 भागों में बांटेंगे, तो उसको स्पिंडल या तर्कु बोलते हैं। तो यानी तर्कु उपकरण स्पिंडल कोशिका विभाजन के समय नहीं बनता ये, और इसमें बनता है ये। और इसमें कोशिका के आगे जो है ना, जैसे देखते हो ना आप कई बार ये कॉकरोच वगैरह, उसका आगे से 2 एंटीना होते, 2 एंटीना सी एंटीना बोलते हो ना, उसको बोलते हैं फ्लैजिला। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैजिला, हिंदी में क्या बोलते हैं, कसाबिका कहते हैं। एक कुछ जीव होते हैं जिनके है ना पूरी बॉडी पर ना छोटे छोटे बाल से होते हैं, घूमते लेते रहते हैं, चलता रहता है वो होता है सीलिया। वो क्या होता है, वो होता है सीलिया। तो सीलिया अलग होता है, कसाबिका अलग होता है। तो फ्लैजिला लंबा, सीलिया क्या होता है, छोटे होते हैं। तो यानी इनमें क्या है, कसाबिका छोटी और इनमें कसाबिका क्या होती है, बड़ी। और कसाबिका एक श्रृंखला में होती है। प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं ना, उनमें कसाबिका के अंदर 9+2 वाला, कुछ जीव हो ना उनमें 9 तो बड़ी बड़ी, 2 क्या होती है, छोटी ऐसे। तो 9+2 वाला सिस्टम नहीं होता, और इनमें क्या है 9+2 वाला सिस्टम होता है। ये 9+2 वाला सिस्टम है किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में। और लास्ट में फिर जीव द्रव्य भ्रमण अनुपस्थित, प्रोटोप्लाज्म कोशिका में है ना, वो घूमता नहीं है। यूकैरियोटिक में क्या है, सामान्यतः मूवमेंट करता रहता है, घूमता रहता है। ये मेन पॉइंट है। कोशिका द्रव्य में विभिन्न कोशिकांग अनुपस्थित नहीं पाए जाते। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता, अंतःपरद्वी जालिका नहीं होती, केंद्रक वैसे नहीं होता है, लेकिन राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक दोनों में राइबोसोम मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार के और यूकैरियोटिक में 80 प्रकार के 2-2 यूनिट मिलती है, मिलकर बनती है। तो 70 प्रकार के इसमें मिलते हैं राइबोसोम, तो अनुपस्थित। और ये देखो श्वसन क्रिया किससे होती है, मीजोसोम से। और इसमें किससे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। इसमें हरित लवक अनुपस्थित, अगर श्वसन क्रिया वाला प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है तो। और आंतरिक झिल्ली से होता है प्रकाश संश्लेषण। और इसमें अगर पादप कोशिका है तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा और हरित लवक पाया जाएगा। इसमें कोशिका विभाजन जो है उसके लिए कोई फिक्स विभाजन नहीं है। एक जीव 2 भागों में टूट गया, 2 नए जीव बन गए। प्लेनेरिया वगैरह होते हैं, उनको आप कूट कूट के मार मार के बिल्कुल बारीक बारीक उसके कण कर दो, छोड़ दो, प्रत्येक कण एक नया जीव बना देगा।
तो इसको बोलते हैं बहुविखंडन होना। क्या बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, जनन की विधियां पढ़ेंगे, वहां आएगा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक में आते हैं ये विखंडन, द्विविखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन। हाइड्रा के अंदर क्या होता है, मुकुलन वाला, तो मुकुलन वगैरह। तो इनके अंदर है ना, यूकेरियोट के अंदर क्या है, कोई अर्धसूत्री या समसूत्री विभाजन नहीं होता। क्या होता है, असूत्री विभाजन होता है। असूत्री मतलब गुणसूत्र काम में नहीं आते, तो असूत्री विभाजन होता है ये, अर्धसूत्री नहीं होता। और यहां अर्धसूत्री भी होता है और समसूत्री, दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। अब देखो राइबोसोम कौन से हैं, 70 प्रकार के पाए जाते हैं, और यहां राइबोसोम कौन से हैं, 80 प्रकार के होते हैं। मेन 70 है ना, इसकी 2 इकाइयां होती है, 70 2 से, 80 भी 2 से, ये 60S 40S, और ये 50S 30S, 2 इकाइयां है ना राइबोसोम की मिलकर। अब हमारे अंदर ये है, तो 60 वाली यूनिट 40 वाली यूनिट मिलेगी यूं, और उसके बीच में से है ना मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन निर्माण में काम आता है ये राइबोसोम, और दोनों इकाइयां आपस में जुड़ी रहती है। किससे, मैग्नीशियम के द्वारा। किससे, मैग्नीशियम के द्वारा दोनों इकाइयां आपस में, दोनों के अंदर जुड़ी रहती है। तो इसमें 70S, इसमें क्या है 80S। और लैंगिक जनन नहीं होता, क्या होता है, आनुवांशिक पुनर्योजन। अभी कहा ना मैंने, रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है बैक्टीरिया वगैरह में, और यहाँ लैंगिक जनन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ, और रोम या झालर पाए जा सकते हैं, और यहाँ झालर नहीं पाए जाते हैं। ये क्या है, तो अब देखो याद करने आपको, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक में थोड़े से अंतर। अब आगे नाम पढ़े ना आपने, ये नाम आगे हम कोशिका के अंग पढ़ेंगे ना पूरे, उन अंगों में बार बार आएंगे। राइबोसोम कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, लाइसोसोम क्या है, एक बार इनको देख लो आप, उसके बाद ये कल इस लिखा देंगे आपको। ये या लिख लाओगे क्या कल, इसको थोड़ा सा लिख के लेना। कितने अंतर लिखाए हैं देखो मैंने इसमें, लगभग 15 अंतर होंगे लगभग, देखो।